चौधरी साहब, आज जो आपको आरएलडी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है और ये आरएलडी के इतिहास में पहली दफा हुआ है कि किसी दलित कम्युनिटी के आदमी को जो है वो मनुष्य को जो है आरएलडी ने राष्ट्रीय महासचिव के पद पर सुशोभित किया है, तो कैसे आप इस जिम्मेदारी को बताते हैं, बदला करेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय लोकदल एक बहुत ही पुरानी पार्टी है और इस पार्टी के जो संस्थापक चौधरी चरण सिंह जी, वो भारत के प्रधानमंत्री पद को और उत्तर प्रदेश यानी भारत के सबसे बड़े प्रांत के मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित कर चुके हैं। और उनके सुपुत्र स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी भी भारत की राजनीति का एक मतलब ये कह सकते हैं कि उन्होंने भी अपनी पोजीशन उनकी भी शिखर पर रही है और वो करीब 18 साल भारत की केंद्रीय जो सरकार है उसके अंदर कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने भी अपने आप को जो है ना देश की सेवा में समर्पित रखा है। अब उनके सुपुत्र हैं जो अभी चौधरी जैन सिंह जी हैं, बहुत क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं, टेक्सास में पैदा हुए हैं, विदेश में उनकी शिक्षा हुई है। आज वो अपने दादा और अपने पिताजी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आज वो दिन रात काम कर रहे हैं और उनका जो विज़न है वो बहुत बड़ा विज़न है। और उन्होंने अब हमारे समाज के आज 3 साथियों को आज अपने संगठन में उन्होंने मतलब उनका इंडक्शन किया है। सबसे पहले मैंने 14 अक्टूबर 2021 को भारत सरकार की नौकरी से इस्तीफा दिया था। उसके बाद 23 अक्टूबर 2021 को आगरा की ऐतिहासिक भूमि पर मैंने राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन किया था। दिसंबर 2021 में मुझे पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया था और आज मेरी सेवाओं को ध्यान में रख करके मुझे पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। और आज 2 इंडक्शन और हुए हैं। मायावती जी के जो सगी बहन के बेटे हैं यानी कि उनके भतीजे हैं प्रबुद्ध कुमार जी, उनको पार्टी का राष्ट्रीय सचिव, और उत्तर प्रदेश शासन में लंबे समय तक IPS के अधिकारी के रूप में काम कर रहे IG से सेवानिवृत्त हुए OP सागर साहब को हमारा जो पार्टी का SC ST प्रकोष्ठ है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। तो आज ये 3 इंडक्शन पार्टी में हुए हैं और ये इस बात को इंगित करता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो सोच है, जो उनका विजन है, वो समाज के हर व्यक्ति को साथ लेके चलने की उनकी सोच है। और पिछले दिनों मैंने जैसा बताया कि मैं जो प्रभावित हुआ और मैंने जो राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन किया उसका एक कारण था कि मैंने अपने घर में टीवी पर बैठे हुए हाथरस में जो हमारी बेटी के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई और उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए जब चौधरी जैन सिंह जी को मैंने हाथरस की धरती पर पिटते हुए देखा, पुलिस के लटकाते हुए देखा, तो मैंने कहा यार ये आदमी तो सामान्य जाति से आता है, OBC समाज से आता है, उसके बाद भी ये हमारे समाज के लिए इतनी लड़ाई लड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि समाजवाद की सोच चौधरी जैन सिंह जी के मन में है और उसे प्रभावित होकर के मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया था। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे अनुसूचित जाति समाज के 3 साथियों को पार्टी की मूलधारा में राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दी गई है और हमें पूरा विश्वास है कि समय समय पर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ चर्चा करेंगे, उनको अपने समाज की समस्याओं से अवगत कराएंगे। पिछले दिनों जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वयं का फोन आया, उनकी पीड़ा और दर्द मैंने देखा कि राजेंद्र पाल गौतम के विषय में उन्होंने मुझसे खुद कहा कि जो आम आदमी पार्टी राजेंद्र पाल गौतम को सपोर्ट नहीं कर रही है, उनका जो इस्तीफा मांगा जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। 22 प्रतिज्ञाओं का जो मामला है ये किसी व्यक्ति की आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है और भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसमें हर आदमी को धर्म के हिसाब से अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन जिस तरीके से इस देश का माहौल बना और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एक अनुसूचित जाति समाज के मंत्री का इस्तीफा मांगा है, निश्चित रूप से ये पीड़ादायक स्थिति है। और आप राजेंद्र पाल गौतम से बात करिए, अगर वो चाहते हैं तो उनके लिए हमारी पार्टी में दरवाजे खुले हुए हैं। तो मैंने उनकी बात के बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें हर प्रकार का आप सपोर्ट दीजिएगा, उनके पास जाइए, मिलिए, बात करिए, उन्हें सपोर्ट दीजिएगा सारा। और हमने उनको जो भी आपने देखा कि जब उस दिन वो भावुक हो रहे थे तब भी हम उनके साथ थे, उससे पहले दिन भी हम उनके साथ थे, जब रैली हो रही थी तब भी आपने देखा कि हम उनके साथ थे। तो ये सारी चीज़ें जो है इस बात को इंगित करती हैं कि चौधरी जैन सिंह जी का जो विज़न है, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो समाज के अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC, माइनॉरिटी और समाज के देश के हर वर्ग के व्यक्ति को साथ लेकर के पार्टी को मजबूत करके देश के अंदर आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में एक सशक्त सरकार देने की सोच रखते हैं। तो ये मान लिया जाए चौधरी साहब के आपको और OP सागर जी को और बहन जी के जो बहन के बेटे उनको बड़े पदों पर सुशोभित करके कहीं आरएलडी दलित वोट को साधने की कोशिश कर रही है? देखिए, पॉलिटिकल सेटअप आप देखें कि जाति के आधार पर तो राजनीति का जो आप देखें जो भी क्लासिफिकेशन है राजनीति में तो जाति के आधार पर होता है। अगर हम लोकसभा का कैंडिडेट देखते हैं तो वहाँ भी जाति के आधार पर देखते हैं किस वोट, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस जाति के वोट ज़्यादा हैं तो उसी हिसाब से वोट हम टिकट देने का फैसला किया जाता है। तो अगर हमारे समाज का जिस पिछले विधानसभा चुनाव 2022 में हमारे समाज के काफ़ी लोगों ने गठबंधन को वोट दिया
और वो ऑन रिकॉर्ड है, वो आंकड़े इस बात के गवाह हैं। तो निश्चित रूप से ये इस दिशा में एक प्रयास है और हम चाहेंगे कि हमारा समाज एकजुट हो, इकट्ठा हो और एकजुट होकर के जो गठबंधन बन रहा है उसको अपना सपोर्ट दे और गठबंधन की सरकार बने। और जो ये फासीवादी सरकार आज काम कर रही है, जो हिंदू मुस्लिम की बात करती है, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान पे बात करती है, जो गैस सिलेंडर पे बात नहीं करती है, SC/ST के रिजर्वेशन पे बात नहीं करती है, SC/ST की बेटियों की हत्याओं पे बात नहीं करती है, SC/ST किसी मसले पर कोई संवेदनशील उनकी जो है शीलता नजर नहीं आती है। हर मामले पर जब अनुसूचित जाति जनजाति का मामला आता है तो सरकार पूरी तरह संवेदनहीन हो गई है। गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच हुए पुनः पैक्ट का आता पता नहीं है। सरकार की नौकरी खत्म हो गई है। 40 लाख लोगों में 6 लाख लोग सरकार की नौकरी में बचे हैं। आने वाले दिनों में कोई गुंजाइश नहीं बचती। बीटेक बच्चा, एमटेक बच्चा, MBBS बच्चा, MD करके बच्चा सड़कों पर घूम रहा है। सामान्य जाति के लोगों को तो प्राइवेट सेक्टर में हाथों हाथ लिया जाता है, हमारे लोगों को तो प्राइवेट सेक्टर में कोई नहीं पूछ रहा है। ऐसी स्थिति में हमारा बच्चा इतनी बड़ी डिग्री करने के बावजूद भी सड़क पर घूमने के लिए मजबूर हो गया है। चौधरी साहब, जिस पार्टी के साथ में आपका उत्तर प्रदेश में गठबंधन है, समाजवादी पार्टी के साथ में, आज भी जयंत चौधरी जी ने कहा वही पार्टी है जिसने अखिलेश सरकार में जिसमें लाखों SC/ST सरकारी कर्मचारियों का डिमोशन हुआ था। क्या उम्मीद की जाएगी कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा? देखिए, मैं इस बात में ये कहूँगा कि राजनीति संभावना का दूसरा नाम होता है और ऐसा जब जागे तब सवेरा। आज मुझे पता लगा है कि अखिलेश यादव जी ने अपने पिताजी की 13वीं करने से, सब मुझे बताया, मेरे पास कोई सॉलिड जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे कहा है कि उन्होंने हिंदू रीति से अपने पिताजी की 13वीं करने से मना कर दिया है। और उन्होंने ये भी कहा था, जब मैंने अखिलेश यादव जी ने कहा था कि जब मैंने घर छोड़ा, मुख्यमंत्री आवास छोड़ा, तो मुझे पता लगा कि उस घर को जो है गोबर के गाय के गोबर से साफ कराया गया, जो भी किया गया गोमूत्र से साफ कराया गया। तो उन्होंने कहा कि यार मुझे पहली बार आवास हुआ कि मैं हिंदू नहीं। अच्छा, तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर अखिलेश यादव जी की सोच में परिवर्तन होता है, अखिलेश यादव जी अपनी सोच में परिवर्तन करते हैं और वो अनुसूचित जाति जनजाति समाज को गले लगाते हैं, उनके हितों की मतलब रक्षा करने का अगर वो एक संकल्प लेते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे समाज को भी इसमें पुनर्विचार करने में कोई तकलीफ और कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। भाजपा और आम आदमी पार्टी का जो रुख है 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर, वो पूरे समाज ने देखा। राजेंद्र गौतम के मामले में RLD का क्या रुख है 22 प्रतिज्ञाओं? ठीक है, RLD का रुख तो मैंने स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी का स्वयं मेरे पास फोन आया कि उन्होंने कहा कि आप राजेंद्र जी को सपोर्ट करिए, उनके साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है, दोनों ही पार्टी अन्याय कर रही हैं। एक हा हुल्लड़ कर रही है और दूसरे ने इस्तीफा मांग लिया है कि इस्तीफा मांगने का प्रश्न नहीं होना चाहिए। यहाँ तक की बात थी कि राजेंद्र गौतम को इस्तीफा देना नहीं चाहिए था, उन्हें बर्खास्त होने का इंतजार करना चाहिए था। अगर ये अरविंद केजरीवाल बर्खास्त करता तो उसका चेहरा जो है पूरे देश के सामने आता। अब उसने इस्तीफा भी ले लिया। आज किसी का आज अगर कोई भी घटना आम आदमी पार्टी में होती है तो इमीडिएट अरविंद केजरीवाल जी अपना वक्तव्य जारी करते हैं, लेकिन 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के अरविंद केजरीवाल या उनकी सरकार के किसी भी मंत्री ने, किसी विधायक ने, किसी सांसद ने, आज तक संजय सिंह ने, किसी ने मुंह नहीं खोला। इस बात को दर्शाता है कि जिस तरीके से बीजेपी अगर 22 प्रतिज्ञाओं का विरोध कर रही है, जो कि उन्होंने किया है, इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल भी 22 प्रतिज्ञाओं के विरोधी हैं। और मैं तो कहूंगा भाई राजेंद्र गौतम जी से कि हमारे सम्मानित साथी हैं, समता सेंदल के हमारे वो राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, समाज के एक बहुत जिम्मेदार आदमी माने जाते हैं, हमारे साथ कार्यकर्ता के रूप में बड़ा लंबे समय का उनका साथ है। उनको पार्टी का मोह छोड़ देना चाहिए और उन्हें MLA से और आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर समाज के आंदोलन में कूद जाना चाहिए। अगर वो RLD में आ जाते हैं और RLD में आके राजेंद्र गौतम ने फिर 22 प्रतिज्ञा की, तो क्या RLD उनका साथ देगी? निश्चित रूप से RLD में 22 प्रतिज्ञा होंगी। मैं राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते कह रहा हूं, अगर 22 प्रतिज्ञा नहीं होंगी तो मैं सबसे पहला आदमी होगा RLD से इस्तीफा दे दूंगा। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि 22 प्रतिज्ञाएं किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर की हैं, भारत के संविधान निर्माता की हैं, एक धर्म विशेष से जुड़ी हुई हैं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगर कोई मुझ पे ऐसी कोई बंदिश लगाएगा 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के, चाहे मेरी पार्टी का अध्यक्ष क्यों ना हो, ऐसी पार्टी में मैं एक क्षण नहीं रुकूंगा, मुझे इस्तीफा देना पसंद करूंगा। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे फोन करके 22 प्रतिज्ञाओं का समर्थन किया है और आपने मुझे राष्ट्रीय सचिव के रूप में देखा कि मैंने राजेंद्र गौतम के साथ पार्टी लाइन से उठ करके, पार्टी लाइन से हट करके मैंने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दिया है और पूरा देश इस बात का साक्षी है।